हर हर प्रणाम, नमस्कार, राधे कृष्णा, जय हरि, जय भगवान। आप सभी से विजय ग्लोबल स्टेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो भी बच्चे देख रहे हैं उन सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। चलिए आज समय न लेते हुए हम क्लास शुरू करते हैं। आपके हिंदी की क्लास, ऐसा इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें लगभग ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी देखेंगे और महसूस करेंगे। चलिए देखते हैं। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार कृति आलोक पर्व किसकी रचना है? इस पे आपको विचार करना है। भवानी प्रसाद मिश्रा, शिव मंगल सिंह सुवन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और भीष्म साहनी। तो इसमें आप ध्यान से देखिए और विचार करिए, खटाखट जवाब दीजिए सभी लोग। तो इसमें थोड़ा ये आपके लिए क्रिटिकल है, आप जानते रहिए कि आलोक पर्व जो है आलोक पर्व जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है और इसको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आप सभी को जानना है और एकदम से इसको मेमोराइज कर लेना है कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार कृति किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो आपको इस पे जो है आंसर देना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार है या श्लेष अलंकार है या उपमा अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत जाना माना, एकदम सरल सा है। अब इसमें आप विचार करिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। आप लोगों को याद होगा जो पूर्व से श्लेष अलंकार की परिभाषा दी गई, जहां पर कोई शब्द बार बार आए और हर बार उसका अलग अर्थ हो। तो इसमें आप देखेंगे पानी के अलग अलग अर्थ हैं, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन सही होगा, श्लेष अलंकार। अब आप ऐसे ध्यान देते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा नोट करते चलेंगे शॉर्ट में, और इसको देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्द में वधू शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? चार ऑप्शन है, चारों को ध्यान से पढ़िए कि वधू दुल्हन, वधू का बहुवचन क्या है? वधुएं, वधुओं, वधुएं, वधुएं। तो इसमें देखिए, जब भी ऐसे किसी, जैसे वधु है, अब वधु का बहुवचन बनना है, तो बहुवचन बनने के बाद क्या होगा? ये जो बड़ी ऊ है ये छोटे ऊ में परिवर्तित हो जाएगी और बाद में ए लग जाएगा, ये ऐसे, ये। तो इस हिसाब से इस शर्त को अगर पूरा करेंगे तो क्या होगा? वधुएं, वधुएं जो है आपका वधु का बहुवचन है। इसी ढंग से ये देखेंगे, वधुओं ये गलत है, वधुएं ये भी गलत है, वधुएं वो भी गलत है। देखने में लगता है ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सबका नियम है। जब जैसे ऐसे शब्दों का एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है तो जो बड़ी ऊ है उसका छोटी ऊ में चेंज करेंगे और उसके साथ में उसके साइड में ए लगाएंगे, ये एकदम फिर तय है। इसके हिसाब से बहुवचन होगा। तो जो नियम को फॉलो कर रहा है वो हमारा ऑप्शन ए है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सुधि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन हो जाएगा? पहले तो जान लीजिए सुधि क्या है ना? सुधि शब्द क्या है? तो सुधि में होता है सभी, ठीक है ना। अब सभी का बहुवचन, सभी लोग का बहुवचन बनाना है तो सुधि के साथ में जन जोड़ देंगे, इसे सुधि जन हो जाएगा। तो इसमें भी देखिए बड़ी हो जाएगा सुधि जन। सुधि जन जो है वो सुधि का बहुवचन है। ठीक। बाकी देखिए गण, वृंद, वर्ग, ये दूसरी चीजें हैं।
गण का भी मतलब समूह होता है, वृंद का मतलब भी समूह होता है, वर्ग का मतलब भी समूह होता है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। जिसका कोई आकार न हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यूपी पुलिस के प्रिपरेशन में ये पूछा गया है और आपको इसका जवाब देना है। देखिए, साकार मतलब जिसका आकार हो, आकार सहित। साकार का मतलब होगा आकार सहित। निराकार, निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार न हो। गोलाकार, गोल धन आकार, आकार का मतलब होता है आकृति, तो ये आपका गोलाकार हो गया। आकार, आकार को आप ऐसे समझ लीजिए शेप। कहीं कहीं हिंदी को समझने के लिए इंग्लिश की भी जरूरत होती है ना। तो आप ऐसे सारी चीजों को देखते चलेंगे। आपका जो मूल क्वेश्चन है जिसका कोई आकार ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? निराकार है, अतः विकल्प भी सही है। ठीक है ना। फिर आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। जीभ का पर्यायवाची है, जीभ, टंग, आप सभी लोग जानते होंगे। अब इसमें विचार करिए, जीभ का पर्यायवाची जीव है? नहीं। क्यों? आप जानते हैं जीव के जीभ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो दूसरी बात हो गई। ध्वनि, ध्वनि का मतलब होता है आवाज। वचन, वचन का होता है वाणी। तो ये कहने का सेंस क्या है कि जीभ का पर्यायवाची में अब क्या बच रहा है? एक देखिए, कभी कभी क्वेश्चन जब सॉल्व करो तो जरूरी नहीं है कि आपके जो है सटीक उत्तर आता हो। सटीक उत्तर ना आता हो तो बाकी के विकल्प पर भी विचार करिए। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा। जैसे इसी मसले में देख लीजिए, अगर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बचता वही है। और देखिए, जीभ, रसना, जिह्वा, ये जीभ के पर्यायवाची है, तो ये आपको इसमें रसना, रसना सही है। इसके आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? आप पढ़े होंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभय लिंग, है ना। तो आप इसमें देखिए, अब इस कव्वाली को, इसके साथ में जो क्रिया विशेषण लगता है ना, जो ऐसी चीजें होती हैं उनका निर्धारण करने के लिए क्रिया विशेषण किस ढंग का लगा है उसके ऊपर लिंग निर्धारित होता है। जैसे कभी आपने सुना नहीं होगा कव्वाली गाया, हमेशा कव्वाली गाई कहा जाता है। अब देखिए, ये कव्वाली गाई, गाई का मतलब है सिंग। तो गाई, गाई से मालूम हो रहा है कि कव्वाली जो है क्या है? स्त्रीलिंग है। कव्वाली संग आपका स्त्रीलिंग है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर? देखिए, यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, चारों ही महादेवी जी की रचना है, महादेवी वर्मा जी की। लेकिन इसमें यामा के लिए 1892 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आप इसको देखेंगे, यामा, यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, चारों में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है यामा है। क्यों? ये कविता संग्रह तीनों, यामा, निहार, रश्मि और नीरजा, चारों इनकी कविता संग्रह है। लेकिन यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तो अब आप इसमें समझ सकते हैं कि कौन सा रस है। हाँ, जैसे ही आप लाइन पढ़ते हैं
आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसा है। देखिए इसमें वीरता की बात है, तलवार चमकने की बात है, मतलब युद्ध की बात है। तो जहां पे वीरता प्रदर्शित हो रही हो जिस पंक्ति में, उस पंक्ति के जो भाव होंगे क्या होंगे, वीर रस के भाव होंगे। एकदम सिंपल सा है ना। आपको सारी चीजें बताई जाएंगी कि वीर रस का भाव क्या है, फंसारी भाव क्या है, अनुभाव क्या है, लेकिन अभी सब बताने लगेंगे तो टाइम टेकिंग होगा और आपको और भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सारी चीजें आपको थ्योरी में स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी, बस आप लोग तैयार रहिए, लगे रहिए। अब इसके बाद देखिए एकदम सिंपल से, बाकी सबको छोड़ दीजिए। श्रृंगार रस नहीं होगा, भाष्य रस नहीं होगा, भक्ति रस नहीं होगा। ये पहले शब्द पे जाएंगे। हास्य से जुड़ा कुछ लग रहा है इसमें, नहीं लग रहा है, इसलिए हास्य रस नहीं है। भक्ति से जुड़ा कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है। अच्छा, श्रृंगार से जुड़ा कुछ लग रहा है। श्रृंगार में जहां पे नायिका के सौंदर्य का वर्णन होता है वहां पे श्रृंगार रस होता है। यहाँ पे कोई नायिका का वर्णन नहीं हो रहा है। सीधे सीधे इस ढंग से भी जब विवेचन करेंगे तो हम पाएंगे कि ये वीर रस है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंबुज, अंबुद शब्द युग्म के सही अर्थ भेद चयन कीजिए। अब क्या आपको यह देखना है, अंबुज का क्या मतलब होता है, अंबुद का मतलब क्या होता है। यहां पे आपको बहुत काम की चीज बता दे रहे हैं। जिस शब्द के पीछे ज लगा हो, इसका मतलब है उससे उत्पन्न। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अंबुज तोयज वारिज जलज। जब आप ये देखते हैं, देखिए इसमें भी ज लगा है, इसमें भी ज लगा है, इसमें भी ज लगा है, इसमें भी ज लगा है। अब आइए, अंबु का मतलब पानी, तोय का मतलब पानी, वारी का मतलब पानी, जल का मतलब पानी। आप देखिए चारों का मतलब पानी। विचार करते हैं कि पानी से उत्पन्न हुआ। पानी से उत्पन्न क्या हुआ, बादल पानी से उत्पन्न होता है, जल पानी से उत्पन्न होता है, समुद्र पानी से नहीं, ये सब नहीं। कमल, कमल का पर्यायवाची है, आप याद करिए, अंबुज तोयज वारिज जलज, है ना। तो देखिए पहला अंबुज के लिए कमल। यहां पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। अगर आपको देखिए, ये आपके यूपी पुलिस की परीक्षा का पैटर्न है कि बहुत डीप नहीं पूछा जाता, आपको आधा भी मालूम है दोनों में, तब भी आप सही कर सकते हो। देखिए अगर अंबुज का मतलब आप जान रहे हैं कमल है, तब भी आप सही कर देंगे, क्योंकि पहले में कहीं कमल है ये नहीं है। अब आते हैं दूसरे पे, अंबुद। अंबुद पे विचार करेंगे। देखिए जहां पे द लग जाए, द से देने वाला। अब यही चीज बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। देखिए इसी में अंबुद, तोयद, वारिद, जलद। अब देखिए इन सब में द रहा है, तो जो जल देता है, अंब मतलब जल, तोय मतलब जल, वारी मतलब जल, जल का मतलब भी जल है। तो अब इसमें क्या हो गया, आप जान लीजिए इस हिसाब से भी ये बादल, अंबुद का मतलब बादल। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे, मिलान करेंगे, तो अंबुज और अंबुज का जो शब्द युग्म है उसके लिए कमल और बादल का शब्द युग्म सही है। ठीक है, ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह खा रहा था, वह खा रहा था में कौन सा काल है, सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत। सामान्य का मतलब है कि एकदम सामान्य से पता चल जाए कि वो भूतकाल की बात है। जैसे वह गया,
सामान्य भूत मतलब ऐसा वाक्य जो आप देखें, जिस वाक्य को देखने में आपको ये लग जाए कि हाँ वो काम पूर्ण हो चुका है, वो बात भूतकाल की हो गई, तो वो सामान्य भूत होगा। अपूर्ण भूत का मतलब क्या है कि जिसमें वो काम चल रहा है, माने पुराने समय में भूतकाल में जो काम चल रहा हो उसको अपूर्ण भूत बोलेंगे। अब इसको आप समझ सकते हैं, जैसे वह जा रहा था, अब वह जा रहा था, इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि वो पहुंच गया, कि वो बीच में रुक गया, है ना। तो ये अभी पूरी बातें क्लियर नहीं है, जा रहा था तो जा ही रहा है कि रुक गया, क्लियर नहीं है, इसलिए इसको अपूर्ण भूत बोलेंगे, है ना। संदिग्ध भूत का मतलब क्या है? वह चला गया था, वह चला गया था। अब चला गया था तो जहां जाना था पहुंचा कि नहीं पहुंचा, जहां पे थोड़ा सस्पिशन हो जिस चीज में, उसको संदिग्ध भूत कहते हैं। और पूर्ण भूत का मतलब जहां में काम का होना पूरा कंप्लीट हो जाए, जिससे आपको लगे कि जिस वाक्य को पढ़ने पे ये लगे कि हाँ वह क्रिया पूरी हो गई है, एकदम स्पष्ट तौर पे, वहां पे पूर्ण भूत होगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे वह जा रहा था कि जैसे ही वह खा रहा था, तो वह खा रहा था में क्या होगा? अपूर्ण भूत होगा। आप इसको ऐसे लिखेंगे, अपूर्ण भूत। फिर गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, इसमें कौन सा समास होगा? इसको भी आप सबको पढ़ाया जाएगा, सारा समास पढ़ाया जाएगा। बस यहाँ पे एक सैंपल आपको दिखाया जा रहा है, पैटर्न, मतलब क्या स्टैंडर्ड है, कैसे यूपी पुलिस में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको मेन क्वेश्चन पर ही बस फोकस कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर पे। बाकी सारी चीजें अगर यहाँ डिटेल में बताएंगे तो वो लंबा हो जाएगा। थ्योरी की क्लासेस में सब एकदम बेटर एकदम चलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं ये द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जहां दो शब्दों के बीच में च और शब्द का लोप होता है, वहां पे द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व तो नहीं है। देखिए गंगा तट, गंगा तट में क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। गंगा का तट, ठीक है। अब अपना आंसर मिल गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जाति शब्द का बहुवचन है, बताइए। अगर सामान्य सेंस में जो आप हिंदी पढ़ते हैं, कई बार न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, टीवी भी देखते हैं, तो उससे भी कभी कभी प्रश्न का आंसर निकल आता है। इसमें विचार करिए, बहुत कुछ नहीं समझना है, आप ध्यान से देखेंगे तो जिसको वर्णनी शुद्ध वर्तनी मालूम होगा वो जान जाएगा कि ये कौन सा सही है। इसमें जाति शब्द का बहुवचन जातीय नहीं होगा, जातियों नहीं होगा, जाति ये भी नहीं होगा, जातियां, जातियां ज्यादा सुटेबल लग रहा है, तो इसके हिसाब से भी आप इसको सही कर सकते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंद्र, इंद्र शब्द युग्म का सही विकल्प क्या है? ये एक्चुअल में यहां पे थोड़ा गलत हो गया, ये इंद्रा शब्द है। इंद्रा और ये ना इंद्रा है और ये इंद्रिय है। इंद्रिय का मतलब होता है लक्ष्मी और इंद्रा का मतलब होता है इंद्राणी। बाकी इससे न चंद्रमा का कोई ऐसा पर्यायवाची है, न आत्मा का है, न भोजन का है ना। तो आप इसको जानते रहिए। इंद्रिय का मतलब होता है लक्ष्मी और इंद्रा का मतलब होता है इंद्र, इंद्र के पत्नी इंद्राणी, है ना। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? 3, 5, 6, 4।
5, मुख, तालु, जिह्वा, ओष्ठ, मुख, हाँ, दंत। आपको पढ़ाया जाएगा तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठव्य, दंतव्य, मतलब जो दंत से बोले जाते हैं उसको दंतव्य बोलते हैं। ऐसे वर्ण जिनको बोलने में ओष्ठ का ज्यादा उपयोग होता है उसको ओष्ठव्य बोलते हैं। जिसको बोलने में तालु का होता है उसको तालव्य बोलते हैं। हाँ, जिसको बोलने में मुंह खुला रहता है उसको वायव्य बोलते हैं। वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, बट अभी पे आप यही इतना ही जानते रहिए, बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। तो वर्ण को निकलने के लिए मुख के 5 स्थान इस्तेमाल होते हैं, मुख, तालु, जिह्वा, ओष्ठ, दंत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ये भी आपको एकदम प्रैक्टिकल, अगर शुरू से ध्यान से हिंदी पढ़ते होंगे तो भी एकदम इजीली निकल जाएगा, है ना। उसके, उनके एक पुत्र है, ये भी व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। उनकी एक पुत्र है, लग रहा होगा गलत है, और गलत है भी। उनका एक पुत्र है, यही सही है। और उन्हें एक पुत्र है, ये भी अपने को मतलब सही नहीं लग रहा है। काफी चीज होती है ना, अपना जो कॉन्शस होता है ना वो बता देता है सही गलत, बशर्ते आपने ठीक से अध्ययन किया हो। तो इसमें देखिए कोई गुणा गणित की बहुत बात नहीं है, है ना। और ये शुद्ध अशुद्ध वाक्य का ये भी सब आपको आगे डिटेल में बताया जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार का क्या कहते हैं? इसमें देखिए धर्म शब्द का क्या अर्थ है? धर्म, यहां पे जो धर्म शब्द प्रयुक्त हुआ है वो किन अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इसी को थोड़ा ऐसे करके देखिए, गुण को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण को अलंकार कहते हैं। तो यहां पे आपका यही होगा। देखिए धर्म का मतलब कर्तव्य नहीं होता, है ना। धर्म का मतलब स्वभाव नहीं होता, धर्म का मतलब मर्यादा भी नहीं होता। इस ढंग से भी आप इसको सही पा सकते हैं। और सीधे सीधे जान लीजिए कि जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाला गुण है उसी को अलंकार कहते हैं। सीधी सी बात है ना। तो इस हिसाब पे आप जान लीजिए कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो इसमें अलंकार धर्म शब्द के लिए जो अर्थ प्रयुक्त हुआ है वो क्या है? गुण का। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भावैक्य, भावैक्य में कौन सी संधि है ना? भावधन ऐक्य, भावधन ऐक्य। अब इसमें कौन सा है? देखिए आधन ए है ना। तो क्या है आप देख रहे हैं, ये ए से ऐ हो गया, है ना। तो ये क्या हुआ? वृद्धि हुई। तो वृद्धि हुई तो इस हिसाब से ये वृद्धि संधि है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम, अल्प विराम का मतलब होता है जहां पे हम रुकें, थोड़ा सा रुकें। जैसे आप आज आपको एक बताते बहुत बढ़िया अल्प विराम का उदाहरण, आप समझ जाएंगे अल्प विराम क्या है। मारो मत जाने दो। अब यहां पे हम ऐसे लगा देते हैं अल्प विराम। अब इसको पढ़िए, मारो मत जाने दो।
एक सेंस ये निकला। यही अल्प विराम दूसरी जगह लगाते हैं, मारो मत जाने दो। यहां पे लगाएंगे। अब समझ में आया? अल्प विराम का मतलब होता है, देखिए इसे इसको पढ़ेंगे मारो मत जाने दो, इसको पढ़ेंगे मारो मत जाने दो, एकदम से भाव उलट जा रहा है। अल्प विराम, अब इसमें पहचान लीजिए कौन अल्प विराम है। ये अल्प विराम नहीं है, ये अल्प विराम नहीं है, ये अल्प विराम नहीं। अब जान रहे हो कौन है? ये है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? बताइए। इसमें देखिए कल, इधर और आज, ये तीनों अव्यय हैं। देखो हिसाब से आप अगर समझेंगे, और ये किसे जो है ये अव्यय नहीं है, तो यहां पे ये सही हो जाएगा। आपको सब पढ़ाया जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये आप देखेंगे सिर्फ ग्रुपिंग हम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई थियरी की बात नहीं है। कल, इधर और आज ये अव्यय समूह के हैं और किसी अव्यय समूह का नहीं है, इसलिए ये सही है। निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहां पे आपको बहुत काम की चीज बताएंगे। आप जैसे तत्सम, आपने लिखा तत्सम मतलब जैसा है वैसा, तत्धन सम जैसा है वैसा ही, तद्भव उससे उत्पन्न, तत्सम मतलब देखिए हमारी हिंदी भाषा जो है इसका डेवलपमेंट कहां से हुआ है? संस्कृत से हुआ है। संस्कृत मूल भाषा है, तो जो संस्कृत से शब्द उठा करके सीधे सीधे हमारी हिंदी भाषा में है वो तत्सम होते हैं। और जब उन शब्द का थोड़ा सा उसमें मतलब परिवर्तन हो जाता है, तद्भव उससे थोड़ा विकृत भाव में आ जाते हैं, तो वो तत्भव होते हैं, है ना। अब इसमें देखेंगे कि तत्सम क्या है। मधुर, खप्पर, त्यों और पुष्प। अब इसमें बताइए कौन सा तत्सम है? तो देखिए खप्पर कुछ संस्कृत से मिलते जुलते हैं, है ना। तो ये देखिए आपका ये खप्पर, सॉरी खप्पर नहीं होगा, इसका खरपर होता है। इसका तत्सम होता है खरपर। ये पुष्प देखिए, पुष्प क्या है? तत्सम है। फूल जो है तद्भव है ना। ऐसे अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब देखिए अकर्मक और सकर्मक भी आपको पढ़ाया जाएगा। यहां पे देखिए रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें मतलब रमेश को अपने से कुछ करना पड़ रहा है। इट मीन्स रमेश इसमें इन्वॉल्व्ड है, रमेश खुद से कुछ प्रयास कर रहा है, इसलिए ये सकर्मक हुआ। जब कर्ता खुद से उसमें इन्वॉल्व होता है और करता है, क्या करता है वो भी समझ में आता है। जैसे देखिए अब पुस्तक ऑटोमेशन की चीज तो है नहीं, पुस्तक खुद से पढ़ी नहीं जा सकती। अब रमेश उसको पढ़ने का प्रयास करेगा, रमेश उसमें इन्वॉल्व होगा, इसलिए वो सकर्मक क्रिया होगी। अम्मा खाना बना रही है। अब देखिए खाना तो ऐसे बनता नहीं, खाना बनाने में भी अम्मा को इन्वॉल्व होना है।
अम्मा को सहयोग करना है, इसलिए ये खाना बनाना भी सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, मजदूर चाय पी रहा है। मजदूर, जैसे इसमें क्या शब्द लगाएंगे इसमें से, तो वो समझ में, जहां क्या शब्द लगाने पे डायरेक्ट उत्तर मिल जाए क्रिया के बारे में, वो सकर्मक होता है ना। अब यहां पे मजदूर चाय पी रहा है, तो ये भी आपका सकर्मक है। बचा एक, डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं कर्मक है। दूसरी चीज आप देखिए, रोना, रोना करना नहीं पड़ता, रोना ऑटोमेटिक चीज है, हंसना ऑटोमेटिक चीज है ना। तो ऐसे जो स्वतः क्रिया होती है शरीर की, वो अकर्मक में आती है। ठीक, अब चलते हैं आगे। महिला जब भाषण दे रही थी, उसकी आवाज में एक आकर्षण था। उसको आप थोड़ा सीन क्रिएट करिए। कोई महिला है, भाषण दे रही है, और उसके भाषण में एक गजब का जादू है, उसी को आकर्षण बोलते हैं। अब यहां पे ये बात दूसरी होगी, उसे नहीं मतलब, हमसे इतना इससे है, आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है, बस इतने पे आपको ध्यान देना है। आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है। देखिए, विपकर्षण जो है कोई शब्द नहीं है। विपकर्षण ये कहिए तो वर्तनी दोष है। विपकर्षण शब्द जैसा हिंदी में कुछ नहीं है। बाकी देखिए, विकर्षण भी आकर्षण का विलोम है, अपकर्षण भी, अनाकर्षण भी। ठीक है, समय समय की बातें हैं। आकर्षण के विलोम में ये तीनों प्रयुक्त हो जाएंगे, लेकिन विपकर्षण नहीं होगा, क्योंकि विपकर्षण में वर्तनी दोष है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कवीश्वर का संधि विच्छेद है। ये भी आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है, कॉमन सेंस से समझ सकते हो। विचार करो कि कवीश्वर, कवीश्वर को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? कवि होता नहीं, कवि होता है नहीं होता, कवि, कवि जो रचना करता है, धन ईश्वर, है ना। अब इसमें देखो, कवि धन ईश्वर ये भी गलत है, कवि धन ईश्वर ये भी गलत है, कवि धन ईश्वर ये सही है, ये भी नहीं लागू होगा। हमेशा चारों विकल्प पे, जब भी परीक्षा में आप जाएं, चारों विकल्प पे विचार करेंगे, उसके आधार पर निर्णय लें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? वर्तमान जानते हैं, जो अभी हो रहा है ना, जहां पे है वो वर्तमान है। गागेगी, अरे आप लोग हिंदी की अपेक्षा थोड़ा इंग्लिश वगैरह भी पढ़े होंगे, तो उससे भी समझ जाइए। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आपको थोड़ा सेंस होना चाहिए कि प्रेजेंट में क्या होता है, पास्ट में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है। बस वही चीज सिंपल में पूछा है कि क्रिया वर्तमान काल में है, मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है। कल वे आने वाले थे, ये तो वर्तमान की बात है नहीं। अचानक बिजली कौंध उठी, अब देखिए बिजली चमकी, खत्म हो गई, तो ये भी तो पास्ट हो गया, ये भी नहीं होगा, है ना। उसने फल खा लिया था, खाता रहता तो बात अलग थी, खा लिया था, बात खत्म हो गई, वो भी भूतकाल की बात हो गई, तो ये भी नहीं होगा। यहां पे देखिए, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं मीन्स अभी चालू है, प्रेजेंट का काम है, आपने जो पत्र भेजा था उसको हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, इसमें क्रिया वर्तमान काल में है, अतः विकल्प भी सही है। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जूते चाटना का सही अर्थ है। आप लोग
अक्सर सुने होंगे, समाज में कहते हैं। हिंदी तो आपका ऐसा है कि जन्मजात, जब से आप पैदा हुआ हिंदी के बीच में ही पले बढ़े हैं, तो बहुत सारी चीज किताबों से नहीं, आपको परिवेश से सीखने को मिलता है। हाँ, जैसे ये है, ये क्या है, मुहावरा है। और आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं अरे वो किसी काम का नहीं, वो तो उनका जूते चाटता है। हाँ, अधिकारियों के जूते चाटता है, कर्मचारियों के जूते चाटता है, हाँ, बड़े बड़े साहिबान के जूते चाटता है। तो वो क्या है, इधर उधर घूमना, ये तो है नहीं। इधर उधर घूमने का मतलब है, आप जान ही रहे हैं, एकदम सामान्य अर्थों में जूतों को चमकदार बनाना। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जूता जो है पॉलिश से चमकदार होता है, चाटने से चमकदार नहीं होता है ना। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया। खुश देना, ये बात तो ठीक है लेकिन कह नहीं पाया है, इसलिए ये नहीं। अब आता है खुशामद करना। खुशामद करना ये सही है, ठीक ना। अब देखिए, जूते चाटने का सही अर्थ क्या है, खुशामद करना। लोग जो है अपना कार्य कराने के लिए जो उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं, उनके जूते चाटने का काम अक्सर लोग करते हैं ना, तो उसका मतलब क्या है, खुशामद करते हैं। ये देखिए, यहां पे गलती हो गई, तरंग और तुरंग, है ना। तरंग तुरंग सबका सही विकल्प चुनिए। अब देखिए, एक होता है तरंग, लहर, उर्मी, बीच, ये सब क्या है, बीच नहीं, बीच होगा, बीच। ये सब तरंग के पर्यायवाची है। लहर, देखिए पहला का आंसर आपको यहीं पे मिल गया है ना। अब तरंग का मतलब डबला, घोड़ा, लहर, ये लहर तो सही है। देखिए ये भी, अब यहां दो ठो हो गए, तो आपको समझना पड़ेगा अगला भी। यहां पे एक से काम नहीं होगा। तरंग का मतलब डबला नहीं होता, तरंग का मतलब घोड़ा नहीं होता, ठीक है। अब तुरंग, तुरंग का मतलब क्या होता है, हायर, बाजी, घोटक, घोड़ा, ये सब क्या है, घोड़े के पर्यायवाची है। और उसी में एक है तुरंग। अब देखिए, इसके हिसाब से देखेंगे तो हमारा विकल्प ए सही है, क्योंकि तरंग का मतलब लहर और तुरंग का मतलब घोड़ा, है ना। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन ये सही है। देखिए, तुरंग का मतलब चौड़ा नहीं होता, तुरंग का मतलब लहर नहीं होता, लहर का भी हमने तरंग बताया था, और इसका तुरंग का मतलब डबला भी नहीं होता, है ना। आपका क्वेश्चन ये सही है। फिर अगले पे चलते हैं। आप डूबे तो जग डूबा, आप डूबे तो जग डूबा, इसका जो है आपको अर्थ बताना है। सबको अपने समान समझना, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, मुहावरा है। अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। इसमें देखिए, इससे जब मिलाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा। इससे कंपेयर करिए, जो प्रश्न है प्रश्न से ऑप्शन हमेशा कंपेयर करिए, एकदम कूल माइंडेड। देखिए, आप डूबे तो जग डूबा, इसमें कोई समानता की बात नहीं है कि अपने बराबर सबको समझेंगे। मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, ये भी नहीं होगा। इसमें डूबने की कोई बात ही नहीं है। फिर इसके बाद आता है अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना। देखिए, अपनी हानि हुई मतलब हम डूबे, दूसरों को भी हानि पहुंचाए मतलब जग डूबा, है ना। हानि हानि, डूबा डूबा।
ना। इस ढंग से मुहावरा जो है ना मिलता जुलता उसके अर्थ होंगे, ऐसा नहीं एक मुहावरा कुछ और है उसका अर्थ एकदम उसके उल्टा होगा, बिल्कुल नहीं। बस आप धैर्य से पढ़िए और कुछ परिवेश में जो सीखा है और तो उसका भी अपने दिमाग में उपयोग करिए, घबरा मत जाइए। मतलब जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपका जो माइंड का प्रोसेसर है वो चलना चाहिए, है ना। पता चला आप घबरा गए तो वो हैक हो गया, फिर खड़ा रहेगा, कुछ नहीं होना है ना। एकदम अपने को कूल माइंड रखेंगे तो जो है आप जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे। ये सारी पढ़ाई लिखाई धरी की धरी रह जाती है, इसीलिए कि जब आप एग्जाम में बैठे, एग्जाम में बैठने के बाद आप या तो ओवर प्रेशर ले लिए, ज्यादा चिंता में हो गए, तो आपको जो जानकारी है, जो आपकी मेमोरी है, वो सब फिर रिकॉल होना बंद हो जाता है, तो फिर आप वहां पे फ्लॉप हो जाते हो। इसलिए हमेशा जब पढ़िए तब भी बहुत कूल माइंडेड होके, और जब एग्जाम दीजिए तब भी। और ये एक दिन में नहीं होगा, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव शब्द का विशेषण निम्न में से क्या बनेगा? अब विचार करिए, विशेषण का मतलब क्या होता है कि जो कोई गुण हो जाए, कोई अच्छी क्राइटेरिया हो जाए, कोई क्वालिटी बन जाए, है ना। देखिए अब इस पे विचार करिए, मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा? मानवीय, मनुष्य, मानवता, मानवीकरण। बताइए। अब एक एक शब्द पे विचार करिए। देखिए मनुष्य, मनुष्य कोई गुण नहीं है, विशेषण मतलब एडजेक्टिव। अब यहां पे एडजेक्टिव शब्द आपको कौन सा लग रहा है? और जो लग रहा है तो और भी, लेकिन जो मानव से ही बने, मानव से बनने में ये मनुष्य नहीं बनेगा, मानवता भी नहीं होगी, मानवीकरण भी नहीं होगा, मानवीय, मानवीय जो है ये आपका विशेषण शब्द हुआ। ठीक है, ऐसे अगले पे चलते हैं। पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता कहानी के लेखक, इसमें ये गलत छपा है, इसलिए कोई नहीं हुआ, है ना। पिता कहानी के लेखक उषा प्रियंवदा, उदय प्रकाश, शेखर जोशी, इन सब में से कोई नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ना। इसका हम आपको बाद में सूचित करेंगे कि पिता कहानी के लेखक कौन है। फिलहाल आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम, देखिए तत्सम मतलब क्या है? संस्कृत से मिलता जुलता। तो ये कर्तित जो है ये वर्तनी दोष वाला है, ये सही नहीं है। कटित ये भी सही नहीं है, कटन ये भी सही नहीं है, कर्तन, कर्तन जो है ये शुद्ध संस्कृत का शब्द है और उसका मतलब होता है काटना। तो इस ढंग से आपकी क्लास पूरी हुई। और आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा। इसके साथ ही आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, प्रणाम। और आगे भी जुड़े रहिए। जो कोई दिक्कत हो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। फीडबैक में हमारा उस पे स्क्रीन पे नंबर भी दिया हुआ है, आप नंबर पे बात भी कर सकते हैं, है ना। तो इसके साथ ही क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।